आप लोगों को यहाँ पर एक चित्र दिख रहा है और इस चित्र में बहुत सारी चीजें दिख रही है। कोई व्यक्ति है, एक घोड़ा है, घोड़े पे सवार कोई व्यक्ति है, तो कोई यहाँ पर दिख रहा व्यक्ति है, तो इधर भी 4 व्यक्ति दिख रहे हैं और यहाँ पर भी 2 व्यक्ति दिख रहे हैं, इधर भी 2 व्यक्ति दिख रहे हैं। बहुत सारी चीजें इसमें दिख रही है और ये सारी चीजें मैं इसलिए आप लोगों को दिखा रहा हूं क्योंकि यही वो चित्र है जो अब हम लोगों के नए अध्याय का आधार बनेगा। यानी कि अब मैं एक नए अध्याय की शुरुआत करने जा रहा हूं जो आप लोगों को एसएसटी में हिस्ट्री के तौर पर पढ़ना है अपने क्लास 7 में अपने बोर्ड पीएसबीआई के पाठ्यक्रम के अनुसार। तो अब हम लोग आते हैं एक नए अध्याय में और बात करते हैं कुछ नया, यानी कि अब बात करते हैं न्यू पॉलिटिकल फॉर्मेशन इन द 18th सेंचुरी। यह अध्याय संख्या 8 है जिसमें हम लोगों को यही बातें करनी है कि जो नई नई जो राजनीतिक उत्पत्तियां हुई, राजनीतिक चीजें जो बनी भारत के संदर्भ में 18वीं शताब्दी में, वही हम लोगों को इस अध्याय में पढ़ना है। और वो जो चित्र था वो इसी पॉलिटिकल सिनेरियो से जुड़ा हुआ था जो हम लोग आगे बात करने वाले हैं, बात करने जा रहे हैं। तो मैं द मोहित श्रीवास्तव आप सभी लोगों का एसएसटी टीचर अब इस अध्याय को शुरू करने जा रहा हूं और इस एसएसटी को इस कक्षा के माध्यम से इस अध्याय में आगे बढ़ाने जा रहा हूं और अध्याय संख्या 8 की शुरुआत करने जा रहा हूं। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग की हाइलाइट्स का, यानी कि ये 3 बिंदु हैं जो इस अध्याय का आधार है। यानी कि जब हम लोग इस अध्याय को समाप्त कर लेंगे तो आप लोगों को इन 3 बिंदुओं के आधार पर ज्ञान प्राप्त हो जाएगा। पहला है द लेटर मुगल। ये जो मुगल के बाद वाले जो थे वो क्या थे वहां पर, या फिर लेटर मुगल का क्या कंसेप्ट है, ये बातें आप लोगों को बताई जाएगी। इस अध्याय में बताया जाएगा डिक्लाइन ऑफ द मुगल एंड द इमर्जेंस ऑफ इंडिपेंडेंट एंड ऑटोनोमस किंगडम। मुगल शासन का पतन और कैसे अलग अलग स्वतंत्र और स्वायत्त जो रजवाड़े थे वो बने, उसकी बात होगी। और हम लोग यहाँ पर मराठा को केस स्टडी के तौर पर, मराठा साम्राज्य को केस स्टडी के तौर पर भी देखेंगे। तो अब आगे बढ़ते हैं, हम लोग हैं पृष्ठ संख्या 77 पर और सबसे पहले बात करते हैं लेट्स स्टार्ट विथ वाले सेगमेंट से। लिखा हुआ है यहाँ पर, एक लड़की है वो कह रही है कि शिवाजी was one of the greatest Maratha ruler and we call छत्रपति because of his bravery in military campaign। शिवाजी जो थे वो एक बहुत बड़े, बहुत महान मुगल शासक, बहुत महान मराठा शासक थे और उन्हें हम लोग छत्रपति के उपाधि से इसलिए सम्मानित करते हैं क्योंकि उन्हें उनके मिलिट्री कैंपेन यानी कि सैन्य शक्ति के साहस के तौर पर जाना जाता है। यानी कि उनका जो सैन्य शक्ति में, सैन्य में सेना के तौर पर या फिर योद्धा के तौर पर जो साहसी कदम था, इसके कारण से उन्हें छत्रपति कहा जाता है। और शिवाजी को हम लोग छत्रपति शिवाजी कहते हैं जो कि एक महान मराठा शासक थे। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं लेटर मुगल का, यानी कि लेटर मुगल का कंसेप्ट क्या है, लेटर मुगल कहते किसको है या लेटर मुगल में होता क्या क्या है। तो लिखा हुआ है द रीजन फॉर कोलैप्स ऑफ मुगल एम्पायर अंडर द रेन ऑफ औरंगजेब। औरंगजेब के शासन काल में, जो हम लोग पहले भी बात कर चुके हैं मुगलों की, जब हम लोग बात कर रहे थे तो कि औरंगजेब ही लास्ट यानी कि अंतिम मजबूत मुगल शासक था जिसकी मौत के बाद मुगल शासन जो है वो पतन की तरफ चला गया। तो अब हम लोग उसी औरंगजेब के शासन की बात करते हैं कि आखिर उस औरंगजेब की शासन में वो कौन कौन सी कमियां थी जिसके कारण से मुगल शासन जो है वो और ज्यादा मजबूती से आगे उसके बाद नहीं बढ़ पाया। लेटर मुगल का मतलब वही हुआ कि अब मुगलों के अंत की बात हम लोग करेंगे इसमें। तो पहला कारण था कि मेनी ऑटोनोमस इंडिपेंडेंट स्टेट बिगेन टू इमर्जेंस इन द 18th सेंचुरी। ये जब 18वीं शताब्दी की बात कर रहे हैं, जब औरंगजेब का शासन था, 1707 में उसकी मृत्यु हुई थी, तो उस समय, उससे पहले 18वीं शताब्दी में बहुत सारे स्वायत्त जो स्वतंत्र राज्य थे वो उत्पन्न हो रहे थे, अलग अलग राज्य रजवाड़े उत्पन्न हो रहे थे।
द मुगल रूलर हु ऑक्युपाइड द थ्रोन आफ्टर औरंगजेब आर कॉल्ड द लेटर मुगल। और वो जो मुगल शासक जो औरंगजेब के बाद शासन में आए उन्हें हम लोग लेटर मुगल कहते हैं, यानी कि बाद वाले मुगल कहते हैं। पहले वाला मुगल जो था वो बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक आता है, बाद वाला मुगल जो है वो औरंगजेब के बाद से शुरू होकर अंतिम यानी कि बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जाता है। दे वर वीक रूलर अंडर हुम द नोबल्स एक्सरसाइज रियल पावर। और ये जो लेटर मुगल थे ये वीक रूलर थे, यानी कि कमजोर शासक थे, जहां पर जो उनके अधिकारी वगैरह थे वो ज्यादा शक्ति का प्रयोग करते थे, या फिर उन्हें ज्यादा मलाई खाने को, जो प्रशासनिक मलाई खाने को मिलता था। औरंगजेब्स डेथ रिजल्टेड इन अ वार ऑफ सक्सेशन अमॉन्ग हिज सन। औरंगजेब की मृत्यु के बाद उसके बेटों में लड़ाई हुई कि कौन उत्तराधिकारी बनेगा, और फाइनली बहादुर शाह प्रथम केम टू द थ्रोन इन 1707। और उसके बाद उस लड़ाई के बाद बहादुर शाह प्रथम जो था वो 1707 में, यानी कि वही वर्ष जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी, उसी वर्ष ये जो है अगला मुगल शासक बना। यानी कि जो मुगल जो पहले वाले थे, जो अर्लियर मुगल थे, जो मुगल थे वो बाबर से शुरू होकर औरंगजेब तक आता है, जबकि लेटर मुगल बहादुर शाह प्रथम से शुरू होकर कहां तक जाता है, तो बहादुर शाह जफर द्वितीय तक जाता है। बहादुर शाह रिस्पॉन्डेड क्विकली बाय रिवर्सिंग हिज फादर पॉलिसी एंड ट्राई टू मिनिमाइज द नेगेटिव इफेक्ट। अब जो औरंगजेब ने जो जो गलतियां की थी या जो जो कट्टरता, उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि हम लोगों ने देखा है औरंगजेब के शासनकाल के बारे में, मैंने आपको बताया है कि कैसे वहां पर धार्मिक चीजें जो है कट्टरता के आधार पर और बहुत सारी चीजें चलती थी। तो बहादुर शाह जब उसका बेटा जब बना मुगल शासक, तो उसने अपने पिता यानी कि औरंगजेब के बहुत सारे नीतियों को, जो उसे लगता था कि कठोर नीति है, उसको बदला बहुत तेजी से, बहुत जल्दी, ताकि जो नकारात्मक प्रभाव है उसको कम किया जा सके। बहादुर शाह प्रथम ट्राइड टू रिवर्स हिज फादर्स रिएक्शनरी पॉलिसीज। बहादुर शाह प्रथम जो है वो अपने पिता का जो बदला लेने वाला जो नीति था उसको भी बदलना चाह रहा था, और बदला भी। He tried to pacify the Rajput, ordered to release the Sahu, and the grandson of Chhatrapati Shivaji abolished the Jizya। इसने क्या क्या चीजें की, तो इसने जो औरंगजेब ने कर रखा था उसमें इसने बदलाव किया, इसने राजपूतों के साथ अच्छी दोस्ती बनाने का प्रयास किया, इसने छत्रपति शिवाजी के पोता यानी कि साहू को इसने जेल से रिलीज किया, यानी कि कारागार से छुड़वाया, और एबोलिश द जजिया, और जजिया कर जो है जो गैर मुसलमानों से लिया जाता था, ये सारी चीजों को भी इसने खत्म कर दिया। However, he had to act against the Sikh who were fighting under बांदा बहादुर। हालांकि इसने यानी कि बहादुर शाह प्रथम ने सिखों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, क्योंकि सिखों का जो नेतृत्व करता थे वो बांदा बहादुर थे, और बांदा बहादुर और इस मुगल शासक बहादुर शाह प्रथम में लड़ाई हुई थी। दिस लेड टू अ प्रोलॉन्ग्ड स्ट्रगल बिटवीन द सिख एंड द मुगल। और ये जो है एक लंबा सा और एक बड़ा सा और एक अच्छा वाला युद्ध चला सिखों के और मुगलों के बीच में। लेट्स थिंक, एक प्रश्न आ रहा है, व्हाई वाज औरंगजेब रेन प्लेग्ड बाय रिवोल्ट। क्यों औरंगजेब का जो शासन काल था या फिर उसके बाद वाले जो शासन काल थे वहां पर बहुत सारे विद्रोह हुए, क्यों हुआ, ये के बारे में आप लोग को सोचना है और बताना है। इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी पढ़ा दिया है, इसमें भी अभी हम लोग बहुत सारी बातें करेंगे जहां से आपको इस प्रश्न का उत्तर करने में आसानी होगा। तो अभी इस प्रश्न को ध्यान में रखिए, बाकी हम पूरा अध्याय कर लेंगे, तो इस प्रश्न को कीजिएगा। तो अभी हम लोग पृष्ठ संख्या 77 पर हैं। लिखा हुआ है, बहादुर शाह वन was succeeded by a weak and incompetent ruler जहांदार शाह इन 1712। बहादुर शाह प्रथम के बाद 1707 में जब बहादुर शाह प्रथम बना था, उसके बाद जो अगला मुगल शासक बना वो इससे भी ज्यादा कमजोर था। बहादुर शाह प्रथम तो फिर भी मजबूत था, शक्तिशाली था, लेकिन औरंगजेब की तुलना में कमजोर था। लेकिन इससे भी कमजोर अगला मुगल शासक जो 1712 में आता है सत्ता में, उसका नाम है जहांदार शाह।
ड्यूरिंग हिज टेन्योर, इसके कार्यकाल में द सैयद ब्रदर सैयद हुसैन अली एंड सैयद अब्दुल्ला एज्यूम्ड द रोल ऑफ किंग मेकर। इसके शासनकाल में राजा तो ये था, लेकिन राजा बनाने वाला जो सैयद ब्रदर था, जिसमें दो भाइयों की बात आती है, एक सैयद हुसैन अली की और एक सैयद अब्दुल्ला की। आगे लिखा हुआ है, पृष्ठ संख्या 78 पर हम लोग आ चुके हैं। आगे लिखा हुआ है, दे रिप्लेस्ड हिम विथ फारूक सियार हिज नेफ्यू एंड लेटर किल जानदार शाह। और इसके बाद ये जो सैयद ब्रदर की बात हो रही है, सैयद ब्रदर ने नीति और रणनीति बनाई और फारूक सियार एक और व्यक्ति, उसके मदद से उसने इसको यानी कि जानदार शाह को सत्ता से भी हटाया, शासक से भी इसको हटाया, मुगल शासक के पद से भी हटाया। और फारूक सियार जो था वो जानदार शाह का भतीजा था, तो उसकी मदद से सैयद ब्रदर ने उसके चाचा जानदार शाह को मुगल शासन की सत्ता से हटाया और उसको बाद में मार भी दिया, यानी कि जानदार शाह की मृत्यु हो गई, जहांदार शाह। हाउएवर मुहम्मद शाह हु असेंडेड द थ्रोन आफ्टर फारूक सियार गॉट रीड ऑफ द टू ब्रदर। क्या होता है कि सबसे पहले औरंगजेब की मृत्यु होती है, औरंगजेब के बाद जो मुगल शासन होता है वो लेटर मुगल कहलाता है, जिसमें बहादुर शाह प्रथम पहला शासक बनता है। उसके बाद बनता है कौन? जानदार शाह। जानदार शाह को फारूक सियार के द्वारा हटा दिया जाता है सैयद ब्रदर के समर्थन से, तो फारूक सियार अगला बन जाता है। फिर फारूक सियार के बाद जो अगला बनता है वो मोहम्मद शाह होता है, लेकिन मोहम्मद शाह को भी इन दो भाइयों से चुनौती मिलती है, सैयद हुसैन अली और सैयद अब्दुल्ला से। बट मेनी प्रोविंसेस ब्रोक अवे फ्रॉम द मुगल एम्पायर ड्यूरिंग हिज रीन। और इसी के शासनकाल में, मोहम्मद शाह के शासनकाल में, बहुत सारे अलग अलग राजे रजवाड़े भी आपस में अपने आप को और ज्यादा स्वतंत्रता की तरफ ले जाते हैं, यानी कि आपस में आगे बढ़ते हैं। नादिर शाह द रूलर ऑफ पर्सिया ईरान इन्वेडेड द कंट्री इन 1739 व्हेन मोहम्मद शाह वाज ऑन द थ्रोन। और नादिर शाह जो कि पर्सिया का जो अब ईरान कहलाता है वहां का शासक था, उसने उस समय भारत पर 1739 की बात है, उस समय भारत पर आक्रमण कर देता है और उस समय मोहम्मद शाह मुगल शासक होता है। और लार्ज मैसेकर टुक प्लेस व्हेन नादिर शाह लूटेड दिल्ली। और नादिर शाह ने जब भारत पर आक्रमण किया, जब लूटने का कार्य किया, उस समय बहुत बड़ा नरसंहार होता है, लोगों की हत्या मृत्यु होती है। The attack was so powerful and devastating that it shattered the stability of the Mughal Empire। और ये जो आक्रमण जो ईरान पर्सिया के नादिर शाह के द्वारा होता है वो इतना बड़ा होता है, इतना शक्तिशाली होता है कि वो जो कमजोर सा जो मुगल शासन था वो और ज्यादा टूट जाता है। That it shattered the stability of the Mughal Empire। मोहम्मद शाह was succeeded by सम वीक रूलर। और मोहम्मद शाह के बाद कुछ और मुगल शासक बना और वो सब भी कमजोर ही था। द लास्ट मुगल एम्पेयर वाज बहादुर शाह जफर। लास्ट मुगल एम्पेयर जो था, लास्ट मुगल शासक जो था वो बहादुर शाह जफर था, जिसने 1837 से लेकर 1857 तक मुगल शासन को संभाला। और कैसे हम लोगों ने देखा था कि 1857 के रिवॉल्ट में जो भारतीय होते हैं, जो अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ते हैं, वो बहादुर शाह जफर द्वितीय को अपना मुगल शासक बनाते हैं। और फिर जब दिल्ली हार जाते हैं तो अंग्रेजों की जीत हो जाती है और वो बहादुर शाह जफर द्वितीय के बेटों को भी मुंह में गोली मार देता है और बहादुर शाह जफर की भी मृत्यु हो जाती है। लेट्स थिंक, यहां पर एक प्रश्न है, व्हाट प्राइसलेस आइटम डिड नादिर शाह टेक अवे फ्रॉम दिल्ली। आपको यह बताना है कि वो कौन सी अमूल्य वस्तु है जिसको नादिर शाह ने दिल्ली से चुरा लिया या फिर उठाकर ले गया, वो उसके बारे में आप लोग को बताना है। अब जब हम लोग अगली कक्षा में आएंगे तो बात करेंगे राइज ऑफ इंडिपेंडेंट किंगडम्स की, यानी कि जो स्वतंत्र राजे रजवाड़े जो साम्राज्य बने, अब इसके उत्पत्ति की बात करेंगे, क्योंकि हम लोगों ने लेटर मुगल की बात कर ली। तो मिलते हैं हम लोग अगली कक्षा में, तो फिर इस अध्याय को यहीं से आगे बढ़ाएंगे।